हेलो दोस्तों, वेलकम टू द शाइनिंग ब्रेन। आज हम हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 के बारे में पढ़ाई करेंगे। इस चैप्टर का नाम है ताम्रपाषाण कृषक संस्कृतियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ताम्रपाषाण युगीन बस्तियाँ। धातुओं में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग हुआ। पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग होने के कारण इस संस्कृति को ताम्रपाषाणिक काल कहते हैं। इस युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे की बनी वस्तुओं का प्रयोग करते थे। भारत में ताम्रपाषाण काल की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में दो पूरा स्थल, पहला आहार, दूसरा गिलुद प्रमुख है। आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबे वाली जगह था। आहार संस्कृति का काल निर्धारण 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य किया गया है। आहार के लोग पत्थर के बने घरों में रहते थे। गिलुंद आहार संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। गिलुंद से पकी ईंटों का साक्ष्य तथा बालाथल से टेराकोटा का साक्ष्य मिला है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कागरथा और एरन का उत्खनन हुआ है। सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं, जिसके प्रमुख पुरास्थल अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदौली, सोनेगांव, इनामगांव, प्रकाश तथा नासिक स्थित है। जबकि नासिक गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा के बाएं तट पर स्थित एक पुरा स्थल है। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति से संबंधित है। अनेक ताम्रपाषाणिक स्थल इलाहाबाद जिले के विंध्य क्षेत्र में पाए गए हैं। पूर्वी भारत में गंगा तटवर्ती स्थल चिरांद के अतिरिक्त वर्धमान जिले के पांडु राजार डीवी और पश्चिमी बंगाल के वीरभूमि जिले में महिषदल उल्लेखनीय ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। बिहार में सेनुवार, सोनपुर और ताराडीह एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में खैराडीह और नरहन भी प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल है। यहाँ ताम्रपाषाणकालीन स्थल को मानचित्र के रूप में दर्शाया गया है। पेज नंबर 18। ताम्रपाषाण युग के स्थल। बलूचिस्तान सभ्यता, मेहरगढ़, नाल, कुल्ली और क्वेटा। 2 सिंधु, आमरी सभ्यता और कोट दिजियान। 3 राजस्थान में उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी। उत्तर पश्चिमी में सोपी सभ्यता, कालीबंगा। उत्तर पूर्वी में गणेश्वर सभ्यता, दक्षिण पूर्वी में बनास सभ्यता। आहार व गिलुंद। पश्चिमी महाराष्ट्र, सावल्दा सभ्यता और जोरवे सभ्यता। सावल्दा में जोरवे और जोरवे सभ्यता में जोरवे, जिसमें इंक्लूड है दायमाबाद, इनामगांव, नेवासा, सोंगावोन। पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा सभ्यता, दंगवारा, काग्रथा। उत्तर प्रदेश, आचीर कलई, पौटरी सभ्यता, अंतर जिखेरा, लाल किला, सयई। यहाँ एक तालिका दी गई है जिसमें ताम्रपाषाण कालीन स्थल के बारे में चर्चा किया गया है। चलिए। 1 इनामगांव, राज्य महाराष्ट्र। प्राप्त साक्ष्य, यहाँ से कच्ची मिट्टी के मकानों व गोलाकार गड्ढों वाले मकानों के साक्ष्य मिलते हैं। 2 दायमाबाद, महाराष्ट्र। यह स्थल प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से तांबे की 4 प्रमुख वस्तुएं रथ चलाते हुए मनुष्य, हाथी, सांड, गैंडा की आकृतियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से कलश समाधान के प्रमाण मिलते हैं। कलश घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण मिलता है। यह सबसे ताम्रपाषाणिक स्थल है। 3 नौदा टोली, मध्य प्रदेश। इसका उत्खनन HD साकलिया द्वारा किया गया है। यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। इस स्थल को चित्रित
काले मृतभांड मिले हैं। नेवासा महाराष्ट्र, पटसन का प्रथम साक्ष्य और लाल तर्ज पर काली डिजाइन वाले चौक निर्मित बर्तनों के प्रमाण मिले हैं। 5. ताम्रवती राजस्थान, यहाँ से प्राप्त काले मृतभांड सफ़ेद रैखिक चित्रों में से सजे हुए हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और अन्यत्र रहने वाले ताम्रपाषाण युग के लोग पशुपालन और कृषि करते थे। वे गाय, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस रखते थे तथा हिरण का शिकार करते थे। ये लोग गेहूं और चावल उपजाते थे। इन मुख्य अनाजों के अतिरिक्त वे बाजरे की भी खेती करते थे। वे मसूर, उड़द और मूंग आदि के अतिरिक्त कई दलहनी फसलें भी पैदा करते थे। ताम्रपाषाण युग के लोग प्रायः पक्की ईंटों से परिचित थे, परंतु इनका प्रयोग कभी कभी ही होता था। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 200 जोड़वे स्थलों में गोदावरी की तट पर अवस्थित धामाबाद सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 20 हेक्टेयर में विस्तृत है, जिसमें लगभग 4000 लोग रह सकते थे। धामाबाद की ख्याति अधिक संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए है। पश्चिमी महाराष्ट्र में आरंभिक स्थल ताम्रपाषाण कालीन थे, जिसमें इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसमें 100 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किलाबंद है तथा खाई से घिरी हुई है। महाराष्ट्र के लोग मृतक की अस्थियों को कलश में रखकर अपने घर में फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। मिट्टी की स्त्री मूर्तियाँ से प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाण युग के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। इनाम गांव में मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। ताम्रपाषाण के लोग वस्त्र निर्माण विधि से सुपरिचित थे। मालवा और राजस्थान में मिली रूढ़ शैली में बनी मिट्टी की वृषभ आकृतियाँ यह सूचित करती है कि वृषभ साढ़ धार्मिक पंथ का प्रतीक था। कायथा के एक घर में तांबे के 29 कंगन और 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ियाँ पाई गई है। गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह स्थल में खेतरी ताम्रपट्टी के सीकन झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। पृष्ठ संख्या 19। इस क्षेत्र में खुदाई में निकली तांबे की वस्तुएं जैसे तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियाँ, सेल्ट, कंगन, छेनी आदि हैं। गणेश्वर मुख्यतः हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। गणेश्वर के लोग अंशतः कृषिजीवी और मुख्यतः शिकारजीवी थे। गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर परिपक्व हड़प्पाई संस्कृति खड़ी हुई। यहाँ से गैरिक रंगीन मृतभांड OCP के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कायथा संस्कृति लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति के समकालीन है। इसके मृतभांडों में कुछ प्राक हड़प्पाई लक्षण हैं, साथ ही इस पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई देता है। नौदा टोली, एरन और नागदा में पाई गई मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व हड़प्पा संस्कृति से पृथक मानी जाती है। अनेक प्रकार की प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान आदि प्रदेशों में कृषक समुदायों के प्रसार में प्रेरक सिद्ध हुई तथा इससे हड़प्पा की नगर सभ्यता के उदय के लिए अनुकूल अवसर उत्पन्न हुए। ताम्रपाषाण युग के कुछ कृषक समुदाय सिंध के बाढ़ वाले मैदानों की ओर बढ़े तथा कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त किया और नगरों की स्थापना में सफल हुए। भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ 1200 ईसा पूर्व में या 1000 ईसा पूर्व आते आते लुप्त हो गई, लेकिन जोरवे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही। सोने के आभूषण केवल जोरवे संस्कृति में पाए गए हैं। प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ: 1. कायथा संस्कृति, अवधि 2000 से 1800 ईसा पूर्व, क्षेत्र चंबल नदी के क्षेत्र। 2. मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व, क्षेत्र नर्मदा नदी क्षेत्र। 3. आहार संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र।
4 प्रभास संस्कृति 2000 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। 5 सवालदा संस्कृति 2300 से 2000 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का धूलिया क्षेत्र। 6 रंगपुर संस्कृति 1700 से 1400 ईसा पूर्व, गुजरात का तटीय क्षेत्र। 7 जारवी संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व, महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनामगांव क्षेत्र। लगभग 1200 ईस्वी ईसा पूर्व के बाद पश्चिमी भारत और पश्चिमी मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों के लुप्त होने का कारण वर्षा की कमी मानी जाती है। ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व। ये लोग सूक्ष्म पाषाणों और पत्थर के अन्य औजारों के साथ साथ तांबे के कुछ औजारों का प्रयोग करते थे। इनमें से अधिकांश लोग तांबे को पिघलाने की कला जानते थे। लगभग सभी ताम्रपाषाण समुदाय के लोग चाक पर बने काले व लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृत भांडों का सबसे पहले प्रयोग करने वाले इसी समुदाय के लोग हैं, जो खाना पकाने व खाने पीने और सामान रखने के लिए इन मृत भांडों का प्रयोग करते थे। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। ये पश्चिमी भारत में जौ, गेहूं और मूंग तथा दक्षिणी और पूर्वी भारत में चावल पैदा करते थे तथा इनके साथ साथ मांस मछली भी खाते थे। मध्य प्रदेश में कायथा और एरन तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। शव की संस्कार विधियों भी भिन्न थी। महाराष्ट्र में मृतक को उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था, किंतु दक्षिण भारत में पूर्व पश्चिम दिशा में। पश्चिमी भारत में लगभग संपूर्ण सावधान प्रचलित था, जबकि पूर्वी भारत में आंशिक सावधान प्रचलन में था। ताम्रपाषाण संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी। तांबा सीमित मात्रा में ही उपलब्ध रहा था। ये लोग तांबे में टीन को मिश्रित कर कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो तांबे से अधिक मजबूत और उपयोगी होता था। ताम्रपाषाण युग के लोग लिखने की कला नहीं जानते थे और ना ही वे नगरों में रहते थे। अधिकांश ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ कालक्रम में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की हैं। ताम्र निधियाँ और मृत भांड अवस्था। 40 से भी अधिक ताम्र निधियाँ ताम्र उपकरणों के जखीरे प्राप्त हुए हैं, जिसमें अंगूठी, सेल्ट, कुठारी, सगन, हारपून, शूल, आदमी जैसी मूर्तियाँ आदि वस्तुएं हैं। ये ताम्र निधियाँ पूर्व में बंगाल और उड़ीसा से लेकर पश्चिम में गुजरात और हरियाणा तक तथा दक्षिण में आंध्र प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक के विशाल भूभाग में बिखरी पाई गई है। सबसे बड़ी निधि मध्य प्रदेश के गुंगेरिया से प्राप्त हुई है, जिसमें 424 तांबे के औजार व हथियार तथा 102 चांदी के पतले पत्थर पतला सीट है। पेज नंबर 20। दक्षिण भारत लौह युग। दक्षिणी भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 1100 ईसा पूर्व के आसपास आरंभ हुआ। समय का यह अनुमान हल्लूर में प्राप्त वस्तुओं के रेडियो कार्बन विश्लेषण के आधार पर लगाया गया है। उत्तरी दक्कन में अनेक ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां जैसे हल्लूर, पय्यमपल्ली आदि में ऐसी ही स्थिति थी। दक्षिण भारत में लौह युग का प्राचीनतम चरण पिकली हल और हल्लूर की खुदाई एवं संभवतः ब्रह्मगिरी के 100 दफनाने व गड्ढों के आधार पर निश्चित किया गया है। इन सावधान के गड्ढों में पहली बार लोहे की वस्तुएं, काले एवं लाल मृत भांड तथा फीके रंग भूरे एवं लाल मृत भांडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। महापाषाणिक संस्कृति का आरंभ लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जा सकता है। महापाषाणिक स्थल दक्षिण भारत के साथ साथ उत्तर भारत व विदर्भ क्षेत्र में मिलते हैं, लेकिन जब इतिहास में महापाषाणिक संस्कृति का नाम आता है तो सामान्यतः उसका अर्थ दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति से होता है। महापाषाण शब्द अंग्रेजी भाषा के मेगालिथ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। मेगालिथ शब्द दो शब्दों मेगा व लिथ से मिलकर बना है। मेगा शब्द यूनानी भाषा के मेगास व लिथ शब्द यूनानी भाषा के लिथोस से निकला है। मेगालिथ का तात्पर्य बड़े बड़े प्रस्तर खंडों से बनी कब्रों स्मारक से है। कर्नल मीडोज टेलर ने 1851 ईस्वी और 1862 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में स्थित सोरापुर दाओब क्षेत्र की
पाषाण कब्र स्मारक के उत्खनन का विवरण प्रकाशित किया। पुरातत्वविद अलेक्जेंडर री ने 1899 ईस्वी से 1905 ईस्वी के मध्य तमिलनाडु के तिरुवन्नवेली जिले में ताम्रपर्णी नदी के तट पर स्थित अदीचनल्लूर तथा 1904 ईस्वी में 1904 से 1908 ईस्वी में के मध्य पेरुम्बूर में महापाषाण स्थल का उत्खनन कराया। पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने 1947 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी का उत्खनन कराया। महापाषाण युगीन संस्कृतियाँ। महापाषाण से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में दफन करने की इस तरह की जानकारी बड़ी संख्या में अनेक स्थल जैसे महाराष्ट्र नागपुर के पास, कर्नाटक मास्की, आंध्र प्रदेश नागार्जुनीकोंडा, तमिलनाडु आदिचनल्लूर और केरल में पाई गई है। भौगोलिक संस्कृति। बर्तन। कब्रों की खुदाई से प्राप्त बर्तन काले एवं लाल मृत भांड है। विशिष्ट बर्तनों में छिछली तस्तरी, प्याले, गहरे प्याले जो कि गोल आधार वाले तथा कोन के आकार वाले हैं। इनके ऊपर दस्ता तथा घुंडी वाले ढक्कन थे। बर्तन रखने के गोलाकार स्टैंड तथा गोल आधार वाले पानी के बड़े मटके हैं। लोहे एवं अन्य धातुओं की वस्तुओं का विस्तार। महापाषाण युग के सभी स्थलों विदर्भ, मध्य भारत में नागपुर के समीप जूना पानी से लेकर दक्षिण में आदिचनल्लूर तक लगभग 1500 किलोमीटर के क्षेत्र में लोहे की वस्तुएं समान रूप में पाई गई है। लोहे की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे चपटी लोहे की कुल्हाड़ियाँ जिसमें पकड़ने के लिए लोहे का दस्ता होता था, उभरे हुए चपटे किनारे के विभिन्न फव्वारे, बेलचे, खुरपी, कुदाले, हंसिया, फरसे, फान, संबल, बरछे, छुरे, छेनी अथवा बसूले, तिपाइया, बर्तन के स्टैंड, तस्तरिया, लटकाने वाले लैंप, कटारे, तलवारें जिनमें से कुछ के दस्तों के कांस के आभूषण जड़े हैं, तीर के फलक तथा बरछे के फलक जिनके पात्र खोखले हैं, विशेष अवसरों के लिए सिप जड़ी कुल्हाड़ियाँ, लोहे के त्रिशूल आदि है। धातु की अन्य वस्तुओं में सबसे अधिक संख्या में ताम्र एवं कांस्य की घाटियाँ पाई गई हैं जो कि घोड़े अथवा गाय बैलों की घंटियों के रूप में इस्तेमाल की जाती रही होंगी। सोने अथवा बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी इस स्थल से प्राप्त हुए हैं। समाधान विधियाँ। आंशिक समाधान। महापाषाण संस्कृति में अधिकांश मृतकों का आंशिक समाधान किया जाता था। दक्षिण भारत में मिली अधिकांश कब्रों में वयस्कों की केवल कुछ चुनी हुई हड्डियों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं। 2. पूर्ण समाधान। नागार्जुनीकोंडा, मास्की, आदिचनल्लूर आदि से पूर्ण समाधान के उदाहरण मिले हैं। पूर्ण समाधान में मृतकों को पूर्व पश्चिम क्रम अर्थात सिर पूर्व की ओर, पैर पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। मृतक बच्चे को प्रायः पूर्ण रूप से बड़े बड़े घरों कलशों में भरकर दफनाया जाता था जिसे कलश समाधान कहा जाता था। अंत्येष्टि सामग्री। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, लोहे के उपकरण आदि मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री या तो कब्र में शव के साथ रखी गई है या कब्र के बाहर स्मारक के पास रखी गई है। तो दोस्तों इस प्रकार हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।